Good morning. Very good morning. Good morning, Priyanka. $33,330. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 का नेट प्रॉफिट आ रहा है 33,330. वेरी गुड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 और 11 शायद हमने कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हमने कर लिया था. उसके आगे हमें पढ़ना था. ओके, चलिए 1 मिनट वेट कीजिए. हाँ, भाई क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था ना हमने. क्वेश्चन नंबर 11 तक. क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं फटाफट से. जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 12. किसी ने ट्राई किया है क्या क्वेश्चन नंबर 12? क्यों बेटा, क्यों आप कभी ऐसी ट्रायल क्यों नहीं करते? कल तो आपके पास ज्यादा होमवर्क में नहीं था. क्या आपका कभी मन नहीं करता कि हम आज तो सर से एक्स्ट्रा पढ़ के जाते हैं, सर को जो पढ़ाना है हम आज पढ़ के चले जाते हैं भाई? कभी ऐसी इच्छा नहीं होती? सर क्यों बात करते हो जाए वो बहुत. हाँ, चलिए आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 12. मिसेस लक्ष्मी, ए रिटेल ट्रेडर, need final account for the year ended 31st March 2013 for the purpose of taking a bank loan. ठीक है. However, she inform, अब उसको अपने फाइनल अकाउंट चाहिए. मिसेस लक्ष्मी जब बैंक में लोन लाने गई तो बैंक वालों ने कहा साहब फाइनल अकाउंट्स लेके आओ. अब उसके तो समस्या हो गई, वो फाइनल अकाउंट्स प्रॉपर्ली बनाती नहीं थी, तो वो आपके पास आई साहब फाइनल अकाउंट बना के दो. However, she inform you that प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री हैज नॉट बीन फॉलोड, और उसने बताया आपको कि मैं डबल एंट्री का प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती हूँ. ये और समस्या है. विद फॉलोइंग इनपुट्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. अब आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, उस डेटा से आपको P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है. डिटेल्स ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट, उसने अपने पास आए हुए पैसे और गए हुए पैसे की पूरी डिटेल आपको दी. क्या डिटेल दी? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3,500. डिविडेंड पेड ऑन पर्सनल अकाउंट, डिविडेंड ऑन पर्सनल अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक. उसका पर्सनल डिविडेंड था, वो उसने लाके बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करा दी. ठीक है. ट्यूशन फीस ऑफ लक्ष्मीज डॉटर पेड बाय चेक. लक्ष्मी की डॉटर की ट्यूशन फीस बैंक से पे कर दी, चेक से पे कर दी. रेंट फॉर द ईयर पेड बाय चेक. कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स पेड टू क्रेडिटर्स. सैलरी एंड वेजेज इन कैश. ट्रांसपोर्टेशन इन कैश. ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी इन कैश. इलेक्ट्रिसिटी घर की इन कैश और जनरल एक्सपेंसेस इन कैश. फिर
स्टॉक, बैंक, कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स और इन्वेस्टमेंट, इन पांचों के ओपनिंग बैलेंस भी दे रखे हैं और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखे हैं। She also inform you that she draws rupees 6,000 from bank on monthly basis and some debtors deposited check directly into the bank account। चलिए साहब, इतना करने के बाद आपको पूछा है कि आपको ट्रेडिंग पे एंड अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। क्या आप इन ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट से बैलेंस शीट बना सकते, मतलब इन डिटेल से आप ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बना सकते हैं? प्रेरणा कह रही है मैं तो बना सकती हूँ। किस किस को लगता है कि हम बना सकते हैं? प्रियंका यस, प्रेरणा यस। और कोई? बाकी किसी को नहीं लगता हम बना सकते हैं? चलिए बनाते हैं बेटा, हम सभी मिलके बनाते हैं। अब बेटा ट्रेडिंग पी एंड एल बनाना है तो कुछ चीजें स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए, सबसे पहले बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमने बनाना स्टार्ट किया। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? जो बात क्वेश्चन ने आपसे पूछी हो वो आप सबसे पहले करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन ने हमसे पूछा ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना स्टार्ट किया। क्वेश्चन ने कहा था फाइनल अकाउंट बनाइए। फाइनल अकाउंट कहां से स्टार्ट होगा? जहां से ट्रेडिंग पी एंड एल होता है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है?
ओपनिंग स्टॉक बता रखा है, स्टॉक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमें बता रखा है 42,500। फिर लिखते हैं परचेज। अब परचेज हमें पता नहीं है, फिर लिखते हैं सेल्स। सेल्स भी हमें पता नहीं है। सेल्स के बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, ठीक है साहब। और क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्या कोई ऐसा खर्चा दिखाई दे रहा है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है? ऐसा कोई खर्चा आपको दिखाई नहीं दे रहा जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। इसका मतलब ये आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये लीजिए सर। और इस ग्रॉस प्रॉफिट से आगे स्टार्ट हो जाएगा आगे का काम। क्लियर? लेकिन अब हमें काम करना पड़ेगा, परचेज निकालनी पड़ेगी और सेल निकालनी पड़ेगी। जब तक परचेज और सेल नहीं निकालते हैं तब तक हमारा काम नहीं होता है। क्लियर? अब परचेज निकालने के लिए क्या करें? परचेज निकालने के लिए निकालना पड़ेगा क्रेडिटर्स का अकाउंट, सेल निकालने के लिए बनाना पड़ेगा डेटर्स का अकाउंट। तो बनाओ, एक अकाउंट बनाते हैं। ये हो गया साहब हमारा क्रेडिटर्स का अकाउंट। इसी तरह मैं थोड़ा छोटे बना लेता हूं, ज्यादा आइटम नहीं आएंगे। इसी तरह एक बना लेते हैं डेटर्स का अकाउंट, एक बना लिया क्रेडिटर्स का अकाउंट, एक बना लिया डेटर्स का अकाउंट। और कौन सा अकाउंट बनाए? डेटर्स क्रेडिटर्स के अलावा और कौन सा अकाउंट बनाए? एक उसने हमें खूब सारे ट्रांजैक्शन बता रखे हैं बैंक के, और एक बता रखे हैं कैश के। ये लीजिए, इतने सारे काम करने पड़ेंगे तब जाके हमारे पास सारी चीज हो पाएगी। ठीक है, चलिए। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, इन सबके बैलेंस हमें बता रखे। क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है? क्रेडिटर्स का बैलेंस उन्होंने बताया साहब, ओपनिंग बैलेंस था 15,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,600। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस बताया है 16,800, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,800। कैश का बैलेंस बताया है 10,850 और बैंक का बैलेंस बताया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,500। 55,500 ये लीजिए साहब। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या अब हम इन सारे अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं वो ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दें? सबसे पहला ट्रांजैक्शन दिया हुआ है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
कैश 3500, तो कैश में लिख देंगे बाय बैंक 3500, कैश में से कम हो गए, बैंक में चले गए। डिविडेंड ऑन पर्सनल अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या एंट्री होगी, कौन बताएगा? सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। मेरा पर्सनल डिविडेंड था, वो बैंक में आ गया, क्या एंट्री? मेरा पर्सनल डिविडेंड था, वो बैंक में जमा हो गया, तो उसकी अपने को क्या एंट्री करनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, 250 रुपीज, कैपिटल अकाउंट 250 रुपए। क्यों कैपिटल लिखा? क्योंकि वो पैसा मेरा पर्सनल पैसा था, वो पैसा मैंने अपने बिजनेस में लगा दिया, तो जब पर्सनल पैसा बिजनेस में लगाते हैं तो कैपिटल होता है, तो ये हो गया कैपिटल का। और आगे चलते हैं। लक्ष्मीज ट्यूशन फीस ऑफ लक्ष्मीज डॉटर पेड बाय चेक, लक्ष्मी की डॉटर की ट्यूशन फीस ड्राइंग्स हो जाएगा, और चेक से पे किया मतलब बैंक में आएगा, तो बाय ड्राइंग्स 4500। और आगे चलते हैं। फिर ये कह रहा है रेंट फॉर द ईयर पेड बाय चेक, तो रेंट, तो बाय रेंट, चेक से पे किया है, तो रेंट का अमाउंट आ गया 9000। फिर ये कह रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कैश मिल गया, तो कैश अकाउंट में लिख दिया टू डेटर्स, कितना अमाउंट लिखा है? 52,500, तो डेटर्स में आ जाएगा बाय कैश 52,500, ये लीजिए साहब। इसके बाद एक बात बताइए, ये कह रहा है पेड टू क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स को लिखा हुआ है पेड टू क्रेडिटर्स, तो आप बताइए क्रेडिटर को कैश में पे किया होगा या बैंक से पे किया होगा? डेटर्स में लिखा हुआ था कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो हमने कैश में लिखा। क्रेडिटर में केवल लिखा हुआ है पेड टू क्रेडिटर, तो कहां लिखेंगे, कैश में या बैंक में? क्यों भाई? डेटर में, फिर तो वो भी लिख देता रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, बैंक में लिखेंगे। कैश वाले हर ट्रांजैक्शन में उन्होंने कैश लिख रखा है, ठीक है, तो बैंक बाय क्रेडिटर, कितना पे किया है क्रेडिटर को? क्रेडिटर को पे किया है 40,025, ये मैंने लिखा है, ये एंड में जाके आपका वेरीफाई भी हो जाएगा, ये अमाउंट एंड में जाके आपका वेरीफाई भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको कैश में लिख देते हो तो कैश का बैलेंस नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो एंड में जाके ये चीज वेरीफाई भी हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे कहता है सैलरी एंड वेजेस, क्रेडिटर में भी तो लिखें, क्रेडिटर में लिखते हैं टू बैंक 40,025। फिर आगे कहता है सैलरी एंड वेजेज पेड इन कैश, सैलरी एंड वेजेज पेड इन कैश, तो कैश अकाउंट में लिख दो सैलरी एंड वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय सैलरी एंड वेजेस, कितना अमाउंट है सैलरी एंड वेजेस का? 9,000, लिख दिया। फिर कहता है ट्रांसपोर्टेशन, बाय ट्रांसपोर्टेशन 2750, ट्रांसपोर्टेशन के बाद बाय ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी
ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट था 6,600। फिर कह रहा है घर की इलेक्ट्रिसिटी, घर की इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट कितना, 7,200। किस नाम से लिखा जाएगा, कैश में पे किया है, बाय ड्रॉइंग्स, 7,200। और लास्ट दे रखा है जनरल एक्सपेंस, बाय जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस का अमाउंट कितना दे रखा है, 890। ये लीजिए, खत्म, सारे ट्रांजैक्शन नोट कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन अकाउंट को बैलेंस करना है। सबसे पहले बैंक अकाउंट को बैलेंस करते हैं, देखते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन और भी है, उसने कहा था कि सी ऑल्सो इन्फॉर्म यू दैट शी ड्रॉ 6,000 फ्रॉम बैंक, बैंक से 6,000 मतलब बाय ड्रॉइंग्स 72,000, 6,000 पर मंथ। अब एक बात कह रखी है आपको आगे, ये कह रखा है सम डेटर्स डिपॉजिट डायरेक्टली इन द बैंक, मतलब बैंक अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो पैसा कहां से आया है, बाय बैलेंस कैरिड आउट। सबसे पहले तो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बताइए, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में बता रखा था 20,500। अब बताइए बैंक का कितना बैलेंस आता है, बैंक का बैलेंस बताइए। बैंक अकाउंट का बैलेंस बता दीजिए, 86,775। उसने कहा था बैंक अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है वो कहां से आया होगा। कुछ डेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया, तो मैंने लिख दिया टू डेटर्स। ये अमाउंट मुझे बताया हुआ नहीं था, ये अमाउंट मुझे बैलेंसिंग फिगर में मिला है। तो डेटर्स में मैंने लिख दिया बाय बैंक 86,775। ये लीजिए, बैंक अकाउंट क्लोज हो गया, बैंक अकाउंट का काम खत्म। कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना, कैश का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड आउट। कैश का क्लोजिंग बैलेंस बताया हुआ था 10,500। तो अब आप मुझे कैश अकाउंट का बैलेंस बताइए, कैश अकाउंट का बैलेंस दोबारा से बताइए बेटा, मैं देख नहीं पाया। 22,910। क्लियर, कितना आता है, हाँ ये 22,910 क्या है, ये आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं ये आपने कैश पैसा देके परचेज किया है, या ये भी बोल सकते हैं ये पेड टू क्रेडिटर्स है। दोनों में से आपकी जो इच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब परचेज ही होता है। अगर क्रेडिटर्स को दिया है तो भी परचेज के लिए दिया है, और अगर कैश देके परचेज किया है तो भी परचेज किया है। तो आप चाहे यहाँ पे परचेज लिख दें, चाहे यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख दें, आंसर पे कोई फर्क नहीं
पड़ेगा, आपकी इच्छा है, ठीक है। क्लियर है? क्या लिखे, क्रेडिटर्स लिखे या परचेज लिखे, जो भी आपकी इच्छा है, दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक होता है। क्रेडिटर तो लिख देते हैं बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे कर दिया 22,910, जैसे यहां आपने लिखा है डेटर्स, यहां आपने लिख दिया क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को आपने दे दिया टू कैश 22,910, एक ही बात। हाँ, क्या बैंक अकाउंट कैश अकाउंट क्लोज हो गया? कैश अकाउंट भी क्लोज हो गया, डन। अब देखिए क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बताइए। टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन 22,800। तो यहां क्या आ जाएगा, बाय परचेज बैलेंसिंग फिगर, डेटर्स बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेटर्स का बैलेंस है 14,800, तो यहां पे आ जाएगा टू सेल्स, सेल्स का अमाउंट बता दीजिए साहब, परचेज का अमाउंट भी बता दीजिए, सेल का अमाउंट भी बता दीजिए। परचेज हो गई 70135, 70135, और सेल्स कितनी हो गई? सेल्स 137,275, ये लीजिए। तो 137,275, 70135, ये दोनों अकाउंट में मेरे क्लोज हो गए। अब मुझे बता दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट $47,140, 47,140। अपने क्वेश्चन में देख के बाकी के खर्चे और लिख दीजिए। डिविडेंड जो आया था वो तो हमने कैपिटल के नाम से लिख दिया, ठीक है। और बताइए, उसके बाद रेंट पे किया था, टू रेंट, ये बिजनेस का खर्चा था, रेंट का अमाउंट था 9,000। रेंट के बाद में कैश आया, कैश गया टू सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस। अगर वेजेज और सैलरी होता तो ट्रेडिंग में लिखता, सैलरी एंड वेजेज है इसलिए यहाँ पे लिख दिया 9,000। सैलरी एंड वेजेस के बाद टू ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन हो गया 2,750। टू ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी हो गया 6,600। टू जनरल एक्सपेंस 890। चलिए, टू नेट प्रॉफिट बता दीजिए, नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 18,900। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? आपके पास सारे अकाउंट बन गए, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, डन।
चलिए, क्या ये नीचे वाले, ये इस पी एंड एल अकाउंट को छोड़ के बाकी सारे अकाउंट में हटा सकता हूं क्या? चलिए, अब बनाते हैं बेटा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या आपको कैपिटल दी हुई है क्या? नहीं दी हुई। तो हमेशा पहले ओपनिंग कैपिटल खुद निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि बेटा क्वेश्चन ने, बुक ने तो क्या किया है, कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर में निकाल दिया। अब अगर आप बैलेंसिंग फिगर में निकालेंगे फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। इसलिए आप हमेशा पहले कैपिटल निकालेंगे। मैं हेडिंग लगाता हूं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस शीट, सारी एसेट लायबिलिटी आपको दे रखी थी। चलिए, तो बैलेंस शीट कौन सी डेट की हम लिख रहे हैं, 31 मार्च 2012। स्टॉक, स्टॉक हमारे पास था 42,500 का। बैंक, बैंक में अमाउंट था 55,500। कैश 10,850। डेटर्स 16,800। क्रेडिटर्स 15,600। और इन्वेस्टमेंट 15,000। ये लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास ओपनिंग कैपिटल। कितना आता है? अरे कितना बता रहे हो भाई? 624। इतना कहां से आ जाएगा? 6 लाख कहां से आ जाएगा? यहाँ तो लैक्स में वैल्यू नहीं है, चेक करो दोबारा से। 125 050। 125 050। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। थर्टी फर्स्ट मार्च 2013। पहले तो वो बातें लिखते हैं जो हमें पता है। स्टॉक, स्टॉक 22,500। बैंक 20,500। कैश 10,500। डेटर्स
14,800 creditors, 22,800 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हो गया 15,000। चलिए इसके बाद कहते हैं कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपको पता थी, कैपिटल थी 125,025, सॉरी 050, 125,050 प्लस कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हैं 18,900 प्लस एडिशनल कैपिटल 250 माइनस ड्रॉइंग्स। ठीक है, यही काम करते हैं। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हैं, एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं, ड्रॉइंग्स लेस कर देते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। ड्रॉइंग्स का अमाउंट देखो कितना था, ड्रॉइंग्स कौन कौन से ड्रॉइंग्स थे, एक तो 4,500 का था, एक 7,200 का था और एक 72,000 का था। तीनों ड्राइंग्स का टोटल अमाउंट बता दो। तीन ड्राइंग्स किए थे पूरे साल में, 83,700। अब बता दो नेट कैपिटल की वैल्यू कितनी आती है, कैपिटल की नेट वैल्यू कितनी आती है? 60,500। कैपिटल की नेट वैल्यू आ जाती है 60,500। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं। सारे आइटम आ गए? अगर सारे आइटम आ गए तो देख लो आपकी बैलेंस शीट मैच होती है क्या? मैच होती है मतलब आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो भी सही है। कितना अमाउंट आ गया? 60, 83,300, 83,000। अब देखो बेटा, बुक में जब इसका आंसर किया हुआ है ना, इस क्वेश्चन का आंसर जो आपकी बुक में किया हुआ है, बुक में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाई, उन्होंने सीधा सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दी और जो कैपिटल है वो बैलेंसिंग फिगर में निकाल दी। अब वो निकालने से हमें पता नहीं है बैलेंसिंग फिगर लिखने से हमारा क्वेश्चन सही है या गलत, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन एग्जैक्टली सही है। जो ओपनिंग कैपिटल थी उसके हिसाब से। हाँ, ओपनिंग कैपिटल गलत हो सकती है भैया, ओपनिंग कैपिटल हमने आपके दिए हुए डेटा से निकाली है, आपने जो डेटा दिया है वो सही है तो ओपनिंग कैपिटल सही है, लेकिन पूरे साल में हमने जितने अकाउंट बनाए थे वो सारे अकाउंट सही है, क्योंकि जो ओपनिंग बैलेंस शीट थी उसमें सारी चीजें एडजस्ट करते हैं तो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच होती। डन? क्या क्वेश्चन सभी को क्लियर है? आपको एक बात समझ में आ गई? देखो क्वेश्चन समझाने का मतलब क्या था, सबसे पहले वो वाली चीज बनाने स्टार्ट करें जो आपको जरूरत थी। मैंने सबसे पहले बनाना स्टार्ट किया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक मेरे पास था, फिर मुझे पता चला मुझे परचेज और सेल की जरूरत है, तो जब परचेज और सेल मैंने बनाना स्टार्ट किया तो मैंने डेटर्स के अकाउंट बनाए, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया, तो मुझे पता चला मुझे परचेज निकालने के लिए बैंक और कैश का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तो मैंने बैंक का अकाउंट और कैश का अकाउंट भी बनाया। उससे मुझे पता चल गया कि मैंने क्रेडिटर को कितना पैसा बैंक से दिया है या कैश से दिया है, बैलेंसिंग फिगर में पता चला, वो अकाउंट बन गए। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ था लेकिन मुझे बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी तो मैंने नहीं बनाया। ठीक है, वो बनाने के बाद हमारे ट्रेडिंग पी&एल बन गया और ट्रेडिंग पी&एल बन गया तो हमने बैलेंस शीट बना। डन? समझ गए मेरी बात?
डन। अब सेम ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 13, 14 एंड 15। कल आपके पास छुट्टी है, कल आपके पास संडे है, छुट्टी है, तो 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, 13, 14 एंड 15। कर लेंगे? अच्छा, अब एक काम और करना चाहते हैं, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ठीक है? जो बैच नंबर 56 वाले बच्चे हैं, उनका तो अभी कॉस्ट चालू करना है, ठीक है? मंडे से चालू करेंगे, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। जो बैच नंबर 56 है, उन बच्चों का तो कॉस्ट का जो सब्जेक्ट है वो हमने सेकंड ग्रुप का कर रखा है, फर्स्ट ग्रुप के 3 चैप्टर्स कर रखे हैं, तो बचा हुआ सेकंड फर्स्ट ग्रुप का जो पोर्शन है वो अपन मंडे से स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग्स मैं आपको बता दूं, ठीक है? अब बात आती है कि जो लोग बैच नंबर 55 में हैं या बैच, बेटा वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा टाइमिंग कौन सा रखना है, ठीक है? तो बैच नंबर 55 जो है, उनके लिए एक काम करते हैं, आपका कॉस्ट का सब्जेक्ट पूरा है? क्या आप लोगों ने कॉस्ट का रिवीजन कर लिया? हाँ, थ्योरी पार्ट के क्वेश्चन बाकी है, वो थ्योरी पार्ट सभी का बाकी है, मुझे पता है, ठीक है? वो अपन 56 के साथ कर लेंगे। तो अब एक चीज है, मैं आपको डेली 2 चैप्टर दूंगा, ठीक है? कभी 2 कभी 1, डेली 2 चैप्टर, कभी 2 चैप्टर मिल जाएंगे, कभी 1 चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है? आपको उस दिन उस चैप्टर का रिवीजन करना है, ठीक है? आपको उस दिन उस चैप्टर का रिवीजन करना है, मतलब उस पूरा चैप्टर पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ना है वो पूरा चैप्टर। आपको मेरा पढ़ाया हुआ है, कराया हुआ है, एक एक क्वेश्चन कराया हुआ है, प्रॉब्लम करवाई हुई है, एवरीथिंग इज कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको कहा आज आपका मटेरियल का चैप्टर, तो आपको वो मटेरियल का चैप्टर सॉल्व करना है, पूरा पूरा चैप्टर। आप पर्सनली मुझे मैसेज करेंगे जिसने सॉल्व कर लिया होगा, सर माय मटेरियल चैप्टर इज कंप्लीट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता देंगे, सर इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है दोबारा, या आपने वो क्वेश्चन कराया ही नहीं रखा। क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी देखेंगे, आप उसकी वीडियो क्लास देखेंगे कि आपने वो क्वेश्चन कर रखा होगा, फिर भी आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है? मैं किसी को नहीं कहूंगा आपने किया है आपने नहीं किया है, आपका काम है, आप मुझे शाम को मैसेज करेंगे, सर माय चैप्टर इज कंप्लीटेड। रात को 12 o'clock तक कर सकते हैं। जैसे आज मैंने आपको कोई चैप्टर दे दिया मटेरियल, तो आज 12 o'clock तक रात को, तब तक आप मुझे, आप कोई कहता है सर मैं तो रात को 12 o'clock के भी बाद पढ़ता हूं, तो भैया वो पहले दिन पढ़ना चाहिए। राघव सारी रिकॉर्डेड क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है, आप ऐप पे जाओगे, वीएस क्लासेस के मोबाइल, सॉरी अपने यूट्यूब चैनल पे जाओगे, तो यूट्यूब चैनल पे
आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा, उस पे हर चैप्टर की क्लासेस पड़ी है, ठीक है। मैं आपको 10 क्लास का एक चैप्टर होता है, उसके लिए 2-2 क्लास भेज के 5 दिन में चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। एक चैप्टर आप एक दिन में कर सकते हैं कॉस्ट का आराम से। 10-15 क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन आपके किए हुए हैं, आप आराम से एक दिन में एक चैप्टर पूरा सॉल्व कर सकते हैं। 15 दिन बाद देखेंगे तो आपका कॉस्ट पूरा होगा। डन। अगर आप एग्री हैं तो मैं स्टार्ट करता हूं, अदरवाइज मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है पहले दिन तो करें दूसरे दिन से बंद कर दें, ठीक है। चलिए, तो आज का आपका चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट। आज का आपका चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। बैच नंबर 55, बैच नंबर 21, आज का आपका चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट। जैसे ही हमारा थोड़ा सा एफए और हो जाएगा, फिर हम एफए में भी ये चीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बेटा तभी 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। प्राचीन नहीं हुआ है तो आपका बैच नंबर 56 के साथ हो जाएगा, वो मैं बता दूंगा प्रेरणा आपको, ठीक है ना। हाँ, मैं थोड़ा सा इन दिनों बिजी था, अब मेरा कुछ बैचेज कंप्लीट हो गए हैं, तो वो बता, ठीक है। जिसका कोई भी चैप्टर रह रहा हो बाकी, तो बेटा अभी किसी की नहीं हुई होगी, सबके लिए आ जाएगा राघव, ट्रेनिंग का सभी के लिए आ जाएगा। अभी जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन की डेट कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि अभी तक दिसंबर के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट ओपन है, जैसे ही दिसंबर के रजिस्ट्रेशन की डेट क्लोज हो जाएगी, उसके बाद नया बैच आ जाएगा दिसंबर के लिए, ठीक है। जैसे ही आएगा मैं अकॉर्डिंगली सबको बता दूंगा, ओके। अभी आप तो बेफिक्र रहिए, अभी अपनी पढ़ाई पे दिमाग लगाइए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।